दोस्तों आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन जो है भारत का बहुत गहरा दर्शन है और इसने ये बताया कि आखिर सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सृष्टि की रचना के लिए सांख्य जो है दो चीज़ों की बात करता है, जिसमें पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। सांख्य दर्शन ये मानता है कि बिफोर क्रिएशन यानी सृष्टि की रचना के पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ थी प्रकृति। लेकिन प्रकृति स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकती थी। प्रकृति एक ऐसी चीज थी जिसमें सभी चीजों को पैदा करने की क्षमता थी। प्रकृति को जो है सर्वगर्भा कहा गया, यानी जिसके भीतर सारी चीजों को पैदा करने की क्षमता थी, जो हर चीज का निर्माण कर सकती थी। लेकिन दोस्तों प्रकृति जो है स्वयं को नहीं समझ सकती थी, क्योंकि वो साम्यावस्था में थी और साम्यावस्था में होने के कारण एक तरह से जो सारी चीज़ें थी वो साकार रूप में प्रकट नहीं थी। यानी ऐसा समझिए दोस्तों कि एक कोई कमरा है और उस कमरे में सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उस कमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को जन्म दे सकती है, जो हर चीज़ पैदा कर सकती है, वो वस्तुएं बना सकती है, वो सृष्टि की रचना कर सकती है, वो नदी, पेड़, तालाब हर चीज़ बना सकती है, पृथ्वी और कई तरह की आकाश गंगाएं बना सकती है। लेकिन उस कमरे में अंधकार है, तो जो उस कमरे में शक्ति है वो स्वयं को ही नहीं देख सकती, ना वो स्वयं को जान सकती, क्योंकि माना जाता है कि जो प्रकृति है उसके अंदर चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी वो स्वयं को भी अनुभव नहीं कर सकती थी। सांख्य दर्शन ये मानता है कि जो प्रकृति है उसके अंदर तीन तरह के गुण थे, यानी सत्व गुण, रज गुण और तमोगुण। प्रकृति एक तरह से गुणों के रूप में थी, वो साकार रूप में नहीं थी। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रकृति ये चाहती थी कि मैं स्वयं को व्यक्त कर सकूं, मैं स्वयं को देख सकूं। लेकिन स्वयं को देखने के लिए ना तो उसके पास स्वयं का प्रकाश था और ना ही किसी तरह की चेतना थी जिसके द्वारा वो स्वयं का अनुभव कर सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिसके द्वारा प्रकृति स्वयं का अनुभव कर सके, प्रकृति को प्रकाश मिल सके, ताकि प्रकृति जो है साकार रूप ग्रहण कर सके और सृष्टि की रचना हो सके। तो सांख्य दर्शन का कहना यह है कि एक दूसरी चीज़ है पुरुष। पुरुष को ये माना गया दोस्तों कि पुरुष पूर्ण रूप से चेतन है, यानी शुद्ध कॉन्शियसनेस है, एक तरह से प्योर चेतना है, उसके अंदर अनुभव करने की शक्ति है, वो एक तरह का प्रकाश है, उसके अंदर एक तरह से सारी बुद्धि है, सारा ज्ञान भरा पड़ा है, सारा प्रकाश भरा पड़ा है, जिसकी सहायता से प्रकृति जो है स्वयं को व्यक्त कर सकती थी, सृष्टि की रचना कर सकती थी। तो जिस तरह दोस्तों प्रकृति ये चाहती थी कि मैं स्वयं को व्यक्त करूं, मैं स्वयं को जानूं, उसी तरह पुरुष ये चाहता था कि मैं भी स्वयं को जानूं, क्योंकि पुरुष के पास अपना कोई आकार नहीं था, वो शुद्ध चेतना थी। और पुरुष ये चाहता था कि प्रकृति के सहारे अगर मुझे आकार मिलता है तो मैं स्वयं को जान जाऊंगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों हुआ ये कि पुरुष और प्रकृति स्वयं को जानने के लिए, स्वयं का अनुभव करने के लिए वो एक दूसरे के निकट आ गए। और जब दोनों निकट आए तो तत्काल क्या हुआ दोस्तों कि जो प्रकृति थी, जो साम्य अवस्था में थी, उसमें एक तरह की तरंग फैल गई, उसमें एक तरह के कंपन विद्यमान होने लगे। प्रकृति के भीतर से जो अव्यक्त चीजें थी वो पुरुष के प्रकाश में आकर तुरंत ही फूट फूट कर बाहर आने लगी। तुरंत ही अनेक तरह के ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, अनेक तरह की सृष्टियां बन गईं और यूनिवर्स जो है फैलने लगा। वहीं से दोस्तों माना जाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई। जैसे दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है और वहां पर प्रकृति है, जहां पर प्रकृति स्वयं को नहीं देख सकती क्योंकि वहां पर अंधेरा है। लेकिन प्रकृति में भले ही चीजों को पैदा करने की शक्ति है, उसके अंदर विकास का सामर्थ्य है, लेकिन प्रकाश के अभाव में वो स्वयं को भी नहीं जान सकती थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों कमरे की लाइट जलाई जाती है तो ऐसा मानिए कि जो कमरे की लाइट है वो पुरुष है, और जैसे ही कमरे की लाइट जलती है तो तत्काल ही कमरे में जो है चीजें प्रकट हो जाती हैं। आपको अपनी आंखों से जो है वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, फर्श और पंखा, तरह तरह की आपको कमरे में चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो क्या होता है कि जो एक तरह से कमरे के भीतर की दुनिया है, कमरे के भीतर की सृष्टि है, वो अचानक ही प्रकाश के आने से प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जब पुरुष प्रकृति के समीप आया तो सृष्टि की रचना हुई। प्रकृति के अंदर से तरह तरह की चीजें जो है पैदा होने लगी, जिनका विकास आज भी निरंतर जारी है। सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति में तीन गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो था दोस्तों वो प्रकाश को ग्रहण करने का गुण रखता है। जो रजोगुण होता है वो गति प्रदान करता है, यानी सारे तरह का विकास करने की क्षमता रजोगुण
रजोगुण में है। रजोगुण क्या करता है कि वो सत्वगुण को भी गति प्रदान करता है और वो तमोगुण को भी गति प्रदान करता है। जब प्रकृति साम्यावस्था में थी, ये जो तीनों गुण थे इनमें किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। ये एक तरह से सोए हुए पड़े थे। जैसे ही इनको पुरुष का प्रकाश मिला, इनमें भी एक तरह से हलचल मच गई और सभी तरह के गुणों का विकास होना शुरू हो गया। जैसे ही दोस्तों पुरुष जो है प्रकृति के संपर्क में आया तो वो प्रकृति के माया जाल में फंस गया। और जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहली विकृति पैदा हुई, वो थी बुद्धि। सृष्टि की रचना से जो पहली विकृति पैदा हुई उसको बुद्धि कहा गया। बुद्धि के होने से दोस्तों ये हुआ कि जो पुरुष था वो सोचने समझने लगा, वो सुख दुख का अनुभव करने लगा। इस तरह जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आया तो उसको 3 तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, जिसमें दोस्तों पहला दुख था आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख वो दुख होते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यानी जो प्रकृति से पैदा होती हैं, जैसे बाढ़ हो गया, जैसे भूकंप हो गया, जैसे फसलों का नष्ट हो जाना। तो इस तरह से आदि दैविक दुखों का अनुभव करना पड़ा। दूसरा दुख हुआ पुरुष को दोस्तों आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख का मतलब ये होता है जो भौतिक दुख होते हैं, यानी शारीरिक समस्याएं, जैसे बीमारी है, जैसे बुढ़ापा है, जैसे अनेक तरह के शारीरिक कष्ट होते हैं, सुख सुविधाओं की कमी होती है। तो इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा। तीसरा दुख दोस्तों माना गया आद्य आध्यात्मिक दुख, यानी पुरुष को कई तरह की चिंताओं से ग्रसित होना पड़ा, अनेक तरह की मानसिक अशांति हुई, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए व्याकुल हो उठा। इस तरह दोस्तों पुरुष को 3 तरह के दुख हुए। सृष्टि रचना के बाद दूसरी विकृति पैदा हुई अहंकार। अहंकार में आकर पुरुष ये समझने लगा कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो प्रकृति का हिस्सा हूँ और प्रकृति की जो सुख सुविधाएं हैं, जो प्रकृति की संपदा है, वो उनको अपना समझने लगा। जैसे पुरुष को जब प्रकृति से शरीर मिला तो पुरुष उस शरीर को अपना समझने लगा, वो चीज़ों को अपना समझने लगा। ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी है, यानी कि जो वस्तुएं प्रकृति से पैदा हुई हैं वो उनको अपना समझने लगा। इस तरह अहंकार में आकर वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये चीज़ मेरी है, मेरा ये परिचय है, मेरा इतना बड़ा पद है, ये सारी वस्तुएं मेरी हैं, तो एक तरह से अहंकार पैदा हो जाता है। और ये अहंकार पुरुष को हमेशा अज्ञान में रखता है। पुरुष ये नहीं जान पाता कि सृष्टि रचना के पहले तो मैं सिर्फ शुद्ध चेतना था, मैं एक आत्मा था। अहंकार से दोस्तों क्या हुआ कि 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां बनी। 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां जो प्रकृति का अनुभव कर सकती हैं, जैसे मुंह हो गया जो रस का अनुभव कर सकता है, जैसे नाक हो गया वो प्रकृति की सुगंध का अनुभव कर सकता है, जो आँख है उसके माध्यम से पुरुष जो है प्रकृति को देख सकता है। तो पुरुष को ये लगने लगता है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वही सत्य है। चौथी ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों कान, जिसके माध्यम से पुरुष जो है प्रकृति की आवाजें सुन सकता है। 5वीं ज्ञानेंद्रिय मानी गई दोस्तों त्वचा, जिसके द्वारा पुरुष जो है प्रकृति को स्पर्श करता है। उसी अहंकार से 5 तरह की कर्मेंद्रियां बनी, जैसे हाथ बने, जैसे पैर बने, जैसे जननांग बने, यानी प्रजनन करने वाले अंग बने, जिनके द्वारा उत्पत्ति हो सकती है, जिसके द्वारा सृष्टि जो है निरंतर बढ़ सकती है, उसका विकास हो सकता है। क्योंकि विकास जो है प्रकृति का लक्षण है, वो जो है लगातार विकास करना चाहती है। उसी अहंकार से तन मात्राएं बनी, 5 महाभूत बने, जैसे जल, अग्नि, वायु, गगन और समीर। तो इस तरह दोस्तों अनेक तरह की चीजें बनी और कुल मिलाकर के 25 तत्व ये माने गए कि वो प्रकृति से निकले। विकृति के रूप में मन भी बना। मन क्या करता है, पुरुष को हमेशा चंचलता प्रदान करता है। मन चाहता है कि ये मिले, फिर इसके बाद वो मिले। तो इस तरह मन के कारण क्या है, पुरुष हमेशा उलझा रहता है। कभी वो सुख का अनुभव करता है तो कभी मन के कारण दुख का अनुभव करता है, तो कभी मन के कारण जो है वो भ्रमित भी रहता है। तो इस तरह मन जो है पुरुष को अनेक तरह से नियंत्रित करता रहता है। और दोस्तों मन का स्वभाव ये बताया गया है कि मन एक तरह से झूठा है। मन हमेशा पुरुष को जो है झूठे अनुभव करवाता है। और इस तरह दोस्तों प्रकृति ने अनेक तरह की चीजों का निर्माण किया। बुद्धि हो गई, अहंकार हो गए, मन हो गए, ज्ञानेंद्रियां हो गई, तन्मात्राएं हो गई, साथ में कर्मेंद्रियां हो गई। इन सब के माध्यम से प्रकृति ने क्या किया कि पुरुष को पूरी तरह से अपने बंधन में बांध लिया, उसको अपने जाल में फंसा लिया। पुरुष क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया कि मैं तो सिर्फ एक प्रकाश था, मैं तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना था। अब दोस्तों सांख्य दर्शन का मानना यह है कि जब पुरुष प्रकृति के बंधन में आया तो उसको अनेक तरह के दुख हुए, उसको अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। जैसे कि दोस्तों जो पुरुष है वो चेतना है और वो चेतना आत्मा के रूप में जब इस शरीर में फंस जाती है तो उसको अनेक तरह के कष्ट होते हैं।
कहीं धन के अभाव से कष्ट है तो कहीं शारीरिक दुखों से कष्ट है, कहीं बुढ़ापा है, कहीं रोग है, तरह तरह के दुख हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष को ये अनुभव होने लगा कि अनेक तरह के कष्ट हो गए हैं और पुरुष ये विचार करने लगता है कि आखिर मुझे इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले। सांख्य दर्शन में ये माना गया कि जब पुरुष को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, यानी कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति का भाग नहीं हूँ, मैं तो इसके बंधन में फंसा हूँ, तो ऐसी स्थिति में जब पुरुष को ये ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति का स्वरूप अलग है और मेरा स्वरूप अलग है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुक्ति हो जाती है। यानी पुरुष जब अपने आप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ, ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं दुखों को सहने वाला हूँ, सुख और दुख का अनुभव मुझे नहीं होता, ये तो प्रकृति के गुण है। तो इस तरह दोस्तों जब पुरुष को ये सब बातें ज्ञात हो जाती हैं तो वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। और मुक्ति का उपाय दोस्तों योग दर्शन में भी बताया गया है, यानी कि ध्यान के माध्यम से जब हम अपना वास्तविक स्वरूप जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो एक आत्मा है, हमारे भीतर जो पुरुष है वही परमात्मा है, और जब हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को जान लेते हैं कि मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ एक चेतना हूँ, और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों की मुक्ति हो जाती है। यानी कि पुरुष उसी स्थिति में पहुंच जाता है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, यानी कि जब वो शुद्ध चेतना था, यानी कि जब वो शुद्ध प्रकाश था, और ये जो सृष्टि रचना का सारा खेल था, तो इस खेल से अंत में प्रकृति भी थक जाती है और वो भी अपने वास्तविक स्वरूप में चली जाती है। तो दोस्तों जब पुरुष और प्रकृति पूरी तरह से अलग हो जाते हैं तो एक तरह से प्रलय हो जाता है, यानी प्रलय के बाद प्रकृति अपने वास्तविक रूप में चली जाती है और पुरुष अपने वास्तविक रूप में चले जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक तरह की साम्यावस्था दोबारा आ जाती है।